गुड मॉर्निंग एवरीवन। फ्रेंड्स कैसे हैं भाई आप लोग बढ़िया होंगे। और फ्रेंड्स आप लोग की तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से चल भी रहा होगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, मैं डेली आप लोगों के लिए एनसीईआरटी और लुसेंट के प्रश्न इस चैनल के माध्यम से कराते हैं फ्रेंड्स, जो हर एग्जाम के लिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंस होता है। चाहे आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, यहाँ से प्रश्न लुसेंट और एनसीईआरटी के बुक से ही एग्जाम में प्रश्नों को पूछा जाता है, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है फ्रेंड्स यहीं से प्रश्नों को सेट करता है। कुछ प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न होते हैं उसको ले लेता है और जो है एग्जाम में जो पेपर होते हैं तैयार हो जाते हैं। तो अभी आप लोगों को अच्छे से पता है कि बिहार में जो है फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकल कर आ रही है, क्योंकि मेरे साथी वहाँ पे चुनाव होने वाला है, इलेक्शन होने वाला है। और जहाँ पे फ्रेंड्स जिस स्टेट में इलेक्शन होता है तो वहाँ पे जो होता है फ्रेंड्स वैकेंसी बहुत ज़्यादा निकल कर आती है। तो बिहार में बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकल कर आई है। बिहार पुलिस की बात करेंगे, बिहार एसआई का भी आने वाला है। बहुत सारी वैकेंसी कुछ कुछ देखने को मिल सकता है, ठीक है। और तो ये जो क्लास हो रही है आप लोगों के लिए भाई, ये मत समझिएगा कि मेरा लिए नहीं इम्पोर्टेंस है, तो भाई सबके लिए इम्पोर्टेंस है, क्योंकि लुसेंट और एनसीईआरटी का होता है। और लुसेंट और एनसीईआरटी के जो भी प्रश्न होते हैं सारे एग्जाम के लिए, सारे एग्जाम के बेस के आधार पर ही सेट किए जाते हैं और यहाँ से प्रश्न भर भर के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा क्लास में और इस क्लास के सेशन को शेयर जरूर करिएगा, ठीक ना। ये मत आप लोग के दिमाग में माइंड में होना चाहिए कि मेरे लिए इंपॉर्टेंस नहीं है। नहीं भाई, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस है। चाहे ऑल इंडिया एग्जाम की बात करेंगे, जिस एग्जाम की आप तैयारी करें, रेलवे के अंतर्गत बहुत सारे एग्जाम होते हैं, एसएससी एग्जाम बहुत ज़्यादा कंडक्ट कराता है, स्टेट गवर्नमेंट का बहुत सारा एग्जाम होता है, सारे के लिए इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ये आप लोग अपने माइंड से निकाल दीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग अपने क्लास के फर्स्ट प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। एक बार क्लास की सेशन को मेरे भाई रिक्वेस्ट करते हैं शेयर करिएगा, ग्रुप में शेयर करिएगा। नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। डेली आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्नों के साथ, ओके। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न की बात कर रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जी को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार होता है। बहुत प्यारा सा प्रश्न है, बहुत मस्त प्रश्न है, ठीक है। तो आप लोग को अभी भी याद करना होगा आर्टिकल 108, ओके, अनुच्छेद 108 में राष्ट्रपति जी को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का एकदम अच्छा सा अधिकार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे भाई आर्टिकल 108 को याद कर लीजिएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न की बात करेंगे सेकंड। यहाँ पे सेकंड प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल का सदस्य नहीं है। बहुत बढ़िया सा प्रश्न है ना, कि राष्ट्रपति का जब इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, तो वहां पे निर्वाचक मंडल का जो पूछा गया है मेंबर्स नहीं होना चाहिए, सदस्य नहीं होना चाहिए। बहुत बार आप लोगों को बताए हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सही आंसर है डी ऑप्शन, इसको हम लोग सही करेंगे। राज्य विधान परिषद के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, यानी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनके सदस्य जो होते हैं, जब राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है वहां पे ये शामिल नहीं होते, इनके सदस्य नहीं होते, ठीक है। तो मेरे साथियों यहाँ पे डी ऑप्शन आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला देखिएगा थर्ड प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि नीति निर्देशक तत्व के संबंध में गलत कथन को चुनना है, ठीक है भैया। नीति निर्देशक तत्व के संबंध में क्या करना है, गलत संबंध को चुनना है, ठीक है। संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख है। कल ही आप लोगों को जो लाइव क्लास ले रहे थे 7 PM में, उसमें फ्रेंड्स इसके बारे में बहुत डिटेल से बताए थे कि नीति निर्देशक जो सिद्धांत है, इसको भाग 4 से उल्लेख किया गया और आर्टिकल 36 से 51, ठीक ना। तो यहाँ पे आयरलैंड के संविधान से इसे ग्रहण किया गया, बिल्कुल सही बात है भाई, आयरलैंड के संविधान से इसको ग्रहण किया गया है। इसे डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की अनोखी विशेषता के रूप में इसे कहा है, बिल्कुल सही बात है। इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय में ले जाया जा सकता है। अरे भाई, इन्हें लागू करने के लिए, नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए क्या हम लोगों को कोर्ट में जाना पड़ता है, न्यायालय में जाना पड़ता है? आप ही थोड़ा सा सोच के बताइएगा, कहिएगा नहीं सर गलत जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे गलत करेंगे। मतलब डी ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा। गलत तो पूछा गया ना, देख सकते हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स डी ऑप्शन आप लोग सही कर लीजिएगा। आगे देख लीजिएगा, चौथा प्रश्न है कि किस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की है।
पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का फ्रेंड्स सिफारिश किया गया है किसके द्वारा? तो मेरे भाई एम ए सिंघवी समिति, आप लोग देख रहे हैं ना, एल एम सिंघवी समिति यहाँ पे दिया गया है थर्ड ऑप्शन में। इसे आप लोग सही कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। एल एम सिंघवी समिति के अनुसार पंचायतों को आर्थिक रूप से क्या किया गया है फ्रेंड्स? आत्मनिर्भर बनाने का सिफारिश प्रदान किया गया, आत्मनिर्भर बनने का मौका दिया गया, ठीक ना। तो साथियों फ्रेंड्स सी ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, 5 प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है? किस संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक कर्तव्य को जो है संविधान में जोड़ा गया है? तो 42वां, ठीक है। 42 संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक कर्तव्य को किस में जोड़ा गया है? तो संविधान में जोड़ा गया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट 6 प्रश्न यहाँ पे देखिएगा कि संविधान के भाग 12 में ये किससे संबंधित प्रावधान किया गया? भाग जो 12 है ना फ्रेंड्स, पार्ट जो 12 है 12 है, इसमें किस संबंधित प्रावधान को उल्लेख किया गया है मेरे साथियों? तो जो यहाँ पे बात करेंगे जो पार्ट 12 हो जाएगा, इसमें केंद्र और राज्य के जो मध्य के बीच बंटवारा होता है ना, इसी का उल्लेख किया गया, इसी का प्रावधान किया गया, ये सही जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 7 प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को विधि निर्माण की शक्ति को प्रदान करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की विधि निधि निर्माण की शक्ति को प्रदान करता है? तो फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा आर्टिकल 253, ठीक ना। आर्टिकल 253 फ्रेंड्स संसद के विधि निर्माण, संसद का जो पार्लियामेंट का जो पावर ऑफ मेक ऑफ लॉ होता है, यह संसद का विधि निर्माण आर्टिकल 253, कभी भूलना नहीं होगा, ठीक ना। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स 8 प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न है भाई कि केशवानंद भारती बना केरल राज्यवाद। केरल राज्य जो विवाद है 1973 में दिया गया था। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा है? बहुत मस्त प्रश्न है, ठीक ना। तो इसका जो बात करेंगे केशवानंद भारती बना केरल राज्यवाद जो है, ये संविधान की आधारभूत संरचना सिद्धांत के लिए है, ठीक है। संविधान की आधारभूत संरचना सिद्धांत के लिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप लोग जो है ना सी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखेंगे भाई 9th प्रश्न। 9th प्रश्न है फ्रेंड्स कि संविधान का भाग 17 के संघ में 17 में संघ के लिए शासकीय परियोजनाओं के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का वर्णन किया गया है। यह निम्नलिखित में से कौन सा है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पे पार्ट 17 से पूछा जा रहा है कि संघ के शासकीय जो परियोजनाएं होती है ना, उसमें अंकों का वर्णन किया गया है, ये कौन से हैं? ठीक है, बहुत मस्त प्रश्न है। तो भारतीय अंकों का जो अंतर्राष्ट्रीय रूप होता है ना, जिसको इंडियन इंटरनेशनल न्यूमेरिकल्स बोला जाता है, इसी को फ्रेंड्स पार्ट 17 में वर्णन किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है निकल कर सही आ रहा है। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स 10 प्रश्न है। यहाँ पे 10 प्रश्न बहुत बढ़िया सा दिया गया है फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया प्रश्न है 10 प्रश्न कि राज्यपाल के संबंध में गलत कथन को चुनना है। क्या करना है? राज्यपाल के संबंध में गलत कथन को चुनना है कि भाई राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन जो है यहाँ पे मेरे साथियों गलत हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट विकल्प की बात करेंगे, वेतन जो होता है राज्य की संचित निधि से दिया जाता है राज्यपाल जी को। बिल्कुल सही बात है भाई, जो राज्य की जो संचित निधि होता है ना, उन्हीं के माध्यम से जो होता है राज्यपाल को जो होता है सैलरी दिया जाता है। तो यहाँ पे तो ए सही निकल कर जा रहा है, हम लोग ए ऑप्शन को सही कर लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान रखना होगा, गलत पूछा गया है। इसके बाद बात करेंगे सेकंड प्रश्न में कि वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। अरे भैया ये गलत बात कर रहा है, क्योंकि जो राज्यपाल होते हैं यहाँ के होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, तो जो वेतन उनको मिलेगा ना राज्य की संचित निधि के माध्यम से ही मिलेगा, न कि भारत की संचित निधि के माध्यम से। तो ये गलत चला जाएगा, लेकिन सही होगा, इसी को हम लोगों को सही करना होगा। थर्ड प्रश्न कर रहा है कि पेंशन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। नहीं, पेंशन जो भी दिया जाता है राज्य की संचित निधि से नहीं दिया जाता है, ठीक है। ये भी यहाँ पे गलत जा रहा है, मतलब सही होगा चौथा, पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, बिल्कुल सही बात है ना। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा फ्रेंड्स जो है मेरे भाई, इसे आप लोग कर लीजिएगा सही, गलत जा रहा है तो सी ऑप्शन यहाँ पे गलत जाएगा, सी को हम लोग कर लेंगे सही आंसर। आगे देखेंगे हिस्ट्री का प्रश्न देख लीजिएगा, इतिहास का प्रश्न है और हर टॉपिक वाइज आप लोगों को जो है प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। 11 देखिएगा, 11 प्रश्न है कि किस शासक को उसके सिक्कों पर वीणा लिए हुए अंकित किया गया है? किस शासक को उसके सिक्कों पर वीणा लिए हुए अंकित किया गया है?
तो याद कर लेंगे हम लोग समुद्रगुप्त, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा, समुद्रगुप्त को आप लोग सही कर लीजिएगा। को जो समुद्रगुप्त शासक जो है ना, ये सिक्कों पर बीड़ा लिए हुए अंकित किया गया है इसको। ए ऑप्शन सही चला जाएगा। नेक्स्ट 12 प्रश्न है फ्रेंड्स की वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को क्या कहा जाता था। ये प्रश्न बढ़िया है। वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को क्या कहा जाता था। तो उस समय के कन्याओं को अमाजु बोला जाता था। बहुत मस्त प्रश्न है ये। उस समय के जो कन्याएं होती थी, अविवाहित कन्याएं रहने वाली जो कन्याएं होती थी, उनको अमाजु के नाम से बोला जाता था, ठीक है। 20 सही जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 13 प्रश्न है कि ताम्र प्रसारणिक स्थलों में से अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ था। तो फ्रेंड्स मेरे भाई याद रख लीजिएगा, नौदा टोली। ओके, सी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लीजिएगा। ताम्र प्रसारणिक स्थलों से अनाज का सबसे बड़ा जो साक्ष्य मिला है ना, ये नवदा टोली से मिला है। कहाँ से मिला है? नवदा टोली से। सी सही जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स 14 प्रश्न है कि 14वीं सदी ईसा पूर्व का बोगाज कोई अभिलेख जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है। 14वीं सदी का है फ्रेंड्स ये बोगाज कोई, ठीक है। एक प्रकार का अभिलेख है, ये मिलता है एशिया माइनर से मिला है। कहाँ से मिला है? एशिया माइनर से मिला है। ए ऑप्शन सही जाएगा। 15 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संगठन का नाम वर्ष 1885 में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया था। तो याद रखना होगा फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी इंडियन नेशनल यूनियन को सही आप लोग कर लीजिएगा। यूनियन जब भी लग जाएगा ना, जैसे हम लोग अनुसूची पढ़ते हैं, तो अनुसूची में पहला ही अनुसूची में दिया गया संघ और राज्यों का संघ, ठीक है, दिया गया है ना। तो पहला जो अनुसूची है उसमें बताया गया फ्रेंड्स की जो भी राज्य, क्योंकि हम लोगों का जो राज्य था ना फ्रेंड्स, पहले जो इंडिया थी वह एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में क्या थी, विभाजित थी। लेकिन सरदार वल्लभ भाई जी के पटेल जी के द्वारा इसको क्या कर दिया, एकमत कर दिया गया। जैसे लड्डू होता है ना, बुनिया देखे थे आप लोग, तो वह बहुत ज्यादा बिखरा हुआ था, उसको वह सरदार वल्लभ भाई जी पटेल क्या कहते थे, उसको एकदम पूरा एकदम बांध दिए थे। तो पूरा एकमत हो गया, यूनियन हो गया, संघ हो गया। तो वही बात यहाँ पे कर रहा है, ए ऑप्शन सही कर लीजिएगा। आगे प्रश्न की बात करेंगे। 16 प्रश्न देखिएगा ध्यान से। 16 प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित गलत कथन पर चयन करना है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे 1938 से लेकर 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। बहुत बढ़िया है, ठीक है, थे भाई। जापान की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया गया, गलत बात है। जापान की सहायता से नहीं किया गया था फ्री इंडिया सेंटर का गठन, ठीक ना। तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जो होगा फ्रेंड्स, बी ऑप्शन मेरे भाई सही जा रहे हैं। हम लोग बी ऑप्शन को बिल्कुल सही कर लेंगे। और आप लोगों से निवेदन है, प्यारा सा गुजारिश है भाई, एक बार क्लास की सेशन को आप लोग शेयर भी जरूर करते चलिएगा, जो भी ग्रुप होंगे आप लोगों के पास। 17 प्रश्न है कि मसत्य जागीर की शुरुआत किस मुगल शासक के द्वारा किया गया था। मसत्य जागीर की शुरुआत किस मुगल शासक के द्वारा किया गया था? औरंगजेब के द्वारा, ठीक है। सी ऑप्शन सही करिएगा मेरे साथियों। औरंगजेब के द्वारा जो है मसत्य जागीर की शुरुआत किया गया था। 18 प्रश्न है कि फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संकलन निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में किया गया था। फतवा ए आलमगीरी, बहुत बढ़िया सा प्रश्न, ठीक है। फतवा ए आलमगीरी याद करना होगा, टीपू सुल्तान के द्वारा किया गया था, ठीक ना। किसके द्वारा मेरे साथियों? तो टीपू सुल्तान के द्वारा जो है इसको इनके शासनकाल में इस संकलन को लागू किया गया था। तो बी सही कर लीजिएगा। 19 प्रश्न है कि कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे। तो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के जो संस्थापक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। ओके, डी सही जाएगा ना। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। प्रश्न नंबर 20 है कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में रेलवे लाइन डालने का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए कितना बढ़िया बढ़िया शानदार प्रश्न है। तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सबसे पहले भारत में रेलवे लाइन, जो रेलवे को जो चलाया गया था, तो यहाँ पे खानों के जो बंदरगाहों से जोड़ना, ठीक है। जो खान होते थे कनेक्ट माइंस टू विथ पोर्ट्स। यहाँ पे आप लोग सी ऑप्शन को सही कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, 21 प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने के लिए एक निठुर बर्बादी किसने घोषित किया था। देख सकते हैं कितना मस्त प्रश्न है, ठीक है। एक निठुर बर्बादी जो घोषित किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा फ्रेंड्स? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही करिएगा।
72 प्रश्न है फ्रेंड्स कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, ठीक ना। यहाँ पे फ्रेंड्स मेरे भाई सी ऑप्शन को आप लोग सही कर लीजिएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का जो प्रतिनिधित्व किया गया था ये महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। 73 प्रश्न है कि निम्नलिखित ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन को भेजा था। बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। जो वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री जी का नाम बताना होगा कि जो क्रिप्स मिशन जो है भारत में भेजे थे। उस प्रधानमंत्री का क्या नाम था, तो विंस्टन चर्चिल था। फ्रेंड्स क्या था मेरे भाई, विंस्टन चर्चिल, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अब यहाँ से ज्योग्राफी से प्रश्न जो है स्टार्टिंग है, ठीक ना। 24 प्रश्न है कि निम्नलिखित सूचियों का सही मिलान करना है। क्या करना है, सही मिलान करना है। तो देखिए फ्रेंड्स भाई यहाँ पे तो देखिए कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन हम यहाँ पे मिलान करके बताएंगे साथियों कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मिलान करने वाला जो है नहीं मिल पाया, नहीं ना, ठीक है। आप लोगों को हम मिलान करके बताएंगे कि यहाँ पे फ्रेंड्स मेरे भाई कौन सा सही जाएगा। अगर यहाँ पे देखिए एक तरफ मसाला और एक तरफ इसका उत्पादक क्षेत्र दिया गया। केसर का होता है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। केसर का जो उत्पादक होगा फ्रेंड्स, सॉरी केसर राजस्थान में होता है ना मेरे भाई, सॉरी फ्रेंड्स, केसर जो होता है राजस्थान में पड़ता है। केसर कहाँ पे होता है, राजस्थान में होता है। यानी मेरे साथियों यहाँ पे केसर को कर लीजिएगा राजस्थान, यानी पहला का जो होगा चौथा सही जाएगा, ओके। दूसरा की बात करेंगे फ्रेंड्स, दूसरा जो होता है काली मिर्च, ये आंध्र प्रदेश में होता है। यहाँ पे दूसरा का जो होगा थर्ड ऑप्शन सही जाएगा, थर्ड विकल्प सही जाएगा, ठीक है। तीसरा की बात करेंगे, हल्दी कहाँ पे होता है, तो हल्दी होता है केरल में, हल्दी घाटी केरल, ठीक है। तो तीसरा का होगा फ्रेंड्स दूसरा, और चौथा को तो पहला बिल्कुल सही कर लेंगे, जीरा जो होता है जम्मू कश्मीर में होता है, ओके। तो हो गया, क्लियर हो गया, अब तो क्लियर हो गया ना। केसर जो होता है कहाँ पे, राजस्थान में होता है, पहला का चौथा सही जाएगा। काली मिर्च जो होगा आंध्र प्रदेश में, हल्दी केरल हो जाएगा, जीरा जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स मेरे भाई। अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ओके। चलिए नेक्स्ट आगे बात करेंगे। प्रश्न 25 है कि किस कीमत को किसानों के लिए बीमा कीमत की संज्ञा दी जाती है। तो याद करना होगा फ्रेंड्स, न्यूनतम जो समर्थन मूल्य होता है ना, जिसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोला जाता है, ये किसानों के लिए बीमा कीमत की संज्ञा दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 26 प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था। बहुत प्यारा सा प्रश्न है। तो शिवरामन समिति याद करिएगा, ठीक ना। सी ऑप्शन सही जाएगा कि राष्ट्रीय कृषि तथा विकास ग्रामीण विकास बैंक जो है नाबार्ड की स्थापना यह है शिवरामन समिति की सिफारिश पर किया गया था, ओके। बहुत मस्त प्रश्न है। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की बात किया गया है। 27 प्रश्न है कि भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता में से इसको स्थापित किया गया। भिलाई इस्पात संयंत्र सोवियत संघ, आप लोग याद कर लीजिएगा, सोवियत संघ की सहायता से, ये सही जाएगा। नेक्स्ट है आगे बात करेंगे 28 प्रश्न। यहाँ पे 28 का है प्रश्न की विचार करना है। क्या करना है हम लोगों को, विचार करना। देखिए गर्म और शुष्क जलवायु, इसके बाद है हल्की और गीली सर्दी, सदाबहार ओक के पेड़। अब यहाँ पे करें उपरोक्त भौगोलिक विशेषताएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशिष्ट भौगोलिक विशेषताएं मानी जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर बात करेंगे फर्स्ट ऑप्शन का भूमध्य सागरीय, बिल्कुल सही जाएगा। ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये भूमध्य सागरीय सारी भौगोलिक विशेषताएं, गर्म और शुष्क जलवायु, हल्की और गीली सर्दी, सदाबहार ओक के जैतून के जो पेड़ हैं, ये भूमध्य सागरीय जो है इसकी भौगोलिक विशेषता है, ये सही जाएगा। 29 प्रश्न है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे क्या कर रहा है, कौन सा सुमेलित नहीं है, गलत पूछा जा रहा है ना। यहाँ पे बाढ़ दारा हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही बात है। सीपी किला हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। मानाला दारा की बात करेंगे, सिक्किम में नहीं पड़ता है। मानाला दो जारा है, सिक्किम में नहीं पड़ता है। जलेपला की बात करेंगे, ये सिक्किम में पड़ता है, ठीक है। तो सी यहाँ से निकलकर सही आंसर आ रहा है। 30 प्रश्न है कि नामचा बरवा हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है। नामचा बरवा हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है। तो ये हिमालय के बृहद, जो हिमादी बृहद बोल सकते हैं, या हिमालय या बृहद हिमालय बोलते हैं, यहीं पे जो है नामचा बरवा हिमालय है फ्रेंड्स, 20 सही जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, अगला प्रश्न देखिएगा 31 प्रश्न है कि नदियों की विसर्प वाहिका जो गोखुर झील के रूप में पाई जाती है, इसे क्या कहा जाता है। ये फ्रेंड्स बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसे मन के नाम से बोला जाता है। किस नाम से, मन। आगे 32 प्रश्न है कि मलखान किसे कहा जाता है।
मलखान जो होता है किसे बोला जाता है? तो मलखान जो होता है रेगिस्तान में हरियाली एवं जल वाला जो क्षेत्र होता है उसी को मलखान के नाम से बोला जाता है। ठीक है, याद करना होगा, रेगिस्तान में हरियाली और जल वाला जो क्षेत्र होता है उसे मलखान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसे मलखान बोला जाता है। इंपॉर्टेंस है। 33 प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित घास के मैदान कौन सा सही सुमेलित है? घास के मैदान को पूछा जा रहा है कि यहाँ पे मेरे भाई कौन सा हो जाएगा? सुमेलित। ठीक है, सही ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही जाएगा? ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कैंपोच उत्तरी ब्राजील, बिल्कुल सही बात है। पंपास चिली, लानोज बेंजुएला, गलत बात है। ठीक है, सी ऑप्शन को हम लोग सही कर लेंगे। लानोज जो होगा बेंजुएला से रिलेटेड नहीं होगा। ओके, तो सी सही जाएगा। आगे 34 प्रश्न की बात करेंगे कि आयतन की दृष्टि से सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? आयतन की दृष्टि से तो बैकाल झील हो जाएगा। ओके, ये सही जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 35 नंबर के जल डमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? जल डमरू मध्य जो है ये किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे पापुआ न्यू गिनी। ये ऑप्शन सही जाएगा फ्रेंड्स, ये ऑप्शन आप लोग याद कर लीजिएगा। सॉरी, टोरिस जल डमरू मध्य है ना, टोरिस जल डमरू मध्य जो है किन दो द्वीपों के मध्य पड़ता है? तो ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी। नेक्स्ट 36 प्रश्न है भाई कि फाइबर ऑप्टिक्स है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फाइबर ऑप्टिक्स जो है ये संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। सी सही जाएगा। 37 से प्रश्न है कि मेढक के संबंध में निम्नलिखित असत्य कथन का चयन करना। मेढक के संबंध में पूछा जा रहा है। तो मेरे साथियों कयांतरण में आंत बड़ी होती है, इसे आप लोग सही कर लीजिएगा। इंटेस्टाइन इनलेस्ट डूइंग द मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, कयांतरण में आंत जो होता है इसका बड़ा होता है। आगे बात करेंगे 38 प्रश्न है कि एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है? कार्बन क्रेडिट का जो मान होता है फ्रेंड्स वह होता है 100 kg CO2। ठीक है, 100 kg कार्बन जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, ये कार्बन क्रेडिट का मान होता है। आगे 39 प्रश्न है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितना होता है? तो मेरे भाई 65% होता है। डी सही करिएगा। आगे बात करें 14 प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स है? तो यहाँ पे बात करेंगे मैग्नीशियम आतिशबाजी, मैग्नीज फर्टिलाइजर, टंगस्टन इलेक्ट्रिकल, तांबा गैल्वेनीकरण। तांबा से गैल्वेनीकरण नहीं किया जाता, गलत जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही कर लेंगे। 41 प्रश्न है कि अम्ल वर्षा में सबसे अधिक है कौन सा यौगिक उपयोग माना जाता है? अम्ल वर्षा में तो H2SO4 को माना जाता है। बी सही करिएगा। आगे देखेंगे 42 प्रश्न फ्रेंड्स है कि सांस लेने और छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती है जब हम सांस लेते हैं? तो मेरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड तो होती है लेकिन नाइट्रोजन गैस नहीं होता है। ठीक है, बी सही करिएगा। नेक्स्ट 43 प्रश्न है कि दूध का अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है? तो याद करना होगा फ्रेंड्स, लैक्टोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट है प्रश्न है कि निम्नलिखित तत्वों में से पृथ्वी का सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो याद करना होगा वह है यूरेनियम। कौन सा है फ्रेंड्स? यूरेनियम। 45 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तना का उदाहरण नहीं है? तना का उदाहरण इसमें से कौन सा नहीं है? तो आलू तो है भाई, गन्ना भी है। शकरकंद की बात करेंगे ना, स्वीट पोटैटो, ये मेरे भाई जो है तना का उदाहरण नहीं है। सी सही जाएगा। अदरक भी हो जाएगा। 46 है कि आमाशय तथा क्षुद्रांत्र द्वारा यकृत में पोषक युक्त रक्त पहुंचाने वाली वाहिका का नाम क्या है? तो याद करेंगे यकृत प्रवेश द्वार शिरा। ठीक है, ये याद करिएगा। नेक्स्ट 47 प्रश्न है कि मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो वह है पलिया। क्या है फ्रेंड्स? स्प्लीन जिसको बोलते हैं। आगे 48 प्रश्न है कि वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिसका स्रोत पादप नहीं होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे संश्लिष्ट तंतु के नाम से जाना जाता है। ये सही करेगा। 49 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? अनुवांशिक रोग जो पूछा गया तो डिमेंशिया आप लोग कर दीजिएगा। डिमेंशिया अनुवांशिक रोग नहीं है। आगे 50 प्रश्न है फ्रेंड्स कि हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है तो वह करता है कार्बोहाइड्रेट। कौन करता है फ्रेंड्स? कार्बोहाइड्रेट करता है। ठीक है, तो क्लास कैसा आप लोगों को लगा जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। इस क्लास के सेशन को शेयर करिएगा, इंपॉर्टेंस क्लास है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए थैंक यू।